साहित्य के ऐसा कहते ही कि जानवी वो नहीं उठने वाले। जानवी उसकी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो कि क्यों नहीं उठेंगे। साहित्य बिना उसकी तरफ देखे कहता है वो नहीं उठेंगे क्योंकि वो इस समय कोमा में है, वो भी पिछले 20 साल से। साहित्य की बात सुन जानवी अपनी जगह पर सन से खड़ी रहती है और अविश्वास से उसकी तरफ देखने लग जाती है। साहित्य और जानवी अभी उसी कमरे में ही खड़े थे और साहित्य ने जानवी की बाजू पकड़ी हुई थी। जानवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, अभी क्या कहा आपने कि वो कोमा में है? साहित्य हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, हाँ जानवी, वो कोमा में है और वो नहीं उठने वाले। जानवी साहित्य के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? साहित्य उसे खुद से लगा लेता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ जानवी। जानवी की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो साहित्य को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे इतने सालों बाद अपने पापा मिले, वो भी इस हाल में। साहित्य जी, क्यों? साहित्य उसे शांत करवाते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जानवी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जानवी अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए रोते रहती है और जब कुछ पलों बाद वो संभलती है तो वो साहित्य से खुद को दूर करते हुए कहती है, पर आपको कैसे पता चला कि पापा यहाँ पर? साहित्य अपना सिर झुका लेता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। और जब जानवी फिर से उससे पूछती है तो वो कहता है, जानवी, उन्हें हमने ही यहाँ एडमिट करवाया था। जानवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, आप यहाँ लेकर आए थे? मतलब? साहित्य बिना उसकी तरफ देखे कहता है, वो मुझे कहीं नहीं मिले, बल्कि वो पहले से ही यहाँ पर हैं जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था। जानवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि साहित्य क्या कहे जा रहा था और उसकी बातों का क्या मतलब था। जानवी के ऐसा देखने से साहित्य समझ जाता है कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और जानवी इस समय किस उलझन में है और इस उलझन को सुलझाने के लिए वो कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से और सच सच बताता हूँ। वो क्या हुआ था कि जब आज से 20 साल पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसी समय मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। जानी, मेरी कार का एक्सीडेंट तुम्हारे पापा की कार से हुआ था, जिसमें तुम्हारे पापा की ये हालत हो गई और तुम सभी को लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और इस हादसे में ही मेरी मम्मा की भी। ये कहते हुए साहित्य रुक जाता है और फिर कुछ देर बाद आगे कहता है, जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं छोटा था, शायद 7 या 8 साल का था। और एक्सीडेंट के बाद जब घर पर सबको पता चला था तो वो लोग जल्दी से जल्दी हम सबको हॉस्पिटल लेकर आए थे और मेरी मम्मा नहीं बच सकी कि उन्होंने पहले ही ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया था, पर कार से बाहर गिरने के कारण मैं बच गया था और तुम्हारे पापा भी बच गए थे, पर उनकी ये हालत हो गई। जानवी आंखों में आंसू लिए उसे देखती है और कहती है, अगर मेरे पापा बच गए थे तो आप लोगों ने एक बार भी उनकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो कैसे होंगे, उन्हें ढूंढ रहे होंगे, कोई उनके बिना अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहा होगा, आप लोगों ने ये एक बार भी नहीं सोचा? साहित्य भरे गले से कहता है, उस दिन के बाद ही मिस्टर ओबरॉय ने अपना असली रंग दिखा दिया था। वो उस माया के साथ और मेरी और अंश की जिम्मेदारी दादू पर आ गई थी और उनके अलावा उस समय हमारे पास कोई भी नहीं था और मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं खुद कुछ कर पाता। पर दादू ने पता लगवाया था और उनके पुराने सेक्रेटरी उनके घर पर भी गए थे और उनकी माँ और बेटी के लिए उस दिन से दादू ने फाइनेंशियली हेल्प भी शुरू की थी, पर वो कौन है वो हम लोग नहीं जानते थे।
बस उनके सेक्रेटरी ही सब कुछ संभालते थे और जब दादू ने सब काम छोड़ दिया था तब उनके सेक्रेटरी ने भी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद उनका क्या हुआ वो हमें नहीं पता और बाद में जब मैंने सब संभालना शुरू किया तब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर बाद में दादू ने तुम्हारे डैड के बारे में बताया जिनका इलाज हम लोग पहले से ही करवा रहे थे। और यहाँ तक बात रही तुम लोगों को बताने की, तो ये इस हालत में है कि इनके बारे में हम किसी को क्या ही बता पाते। जानवी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो साहित्य से कुछ इंच की दूरी पर खड़ी सब सुन रही थी कि तभी साहित्य आगे कहता है, और हमारी एंगेजमेंट के दिन जब तुम मुझे इनकी और अपनी मॉम की तस्वीर के पास लेकर गई थी तो मैं एकदम हैरान रह गया ये जानकर कि ये तुम्हारे डैड हैं। पर मेरा यकीन करो जानवी, मुझे सच में पहले कुछ नहीं पता था और अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आता और अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ और फिर कभी तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। साहित्य ने अभी इतना कहा ही था कि जानवी अपनी जगह से खड़ी होती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर देती है और गुस्से से उसे देखने लगती है। साहित्य का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और वो कुछ पलों बाद जब नम आँखों से जानवी की तरफ देखता है तो जानवी उसे ज़ोर से धक्का देती है और कहती है, जाओ यहाँ से, आप जाना चाहते हो ना, जाओ। कब से देख रही हूँ मैं आपको, तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। साहित्य उसकी तरफ देखता रहता है तो जानवी उसे एक बार फिर पीछे की ओर धक्का देती है और कहती है, जाओ ना। ये कहने के बाद जानवी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, सभी चले जाओ, छोड़कर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सभी चले जाओ। ये कहते हुए जानवी वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। उसे ऐसे रोता देख साहित्य धीरे से उसका नाम पुकारता है और उसके सामने ही बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर जानवी गुस्से में उसका हाथ झटक देती है तो साहित्य अपने कान पकड़ लेता है और सिर झुकाए कहता है, I'm सॉरी जानू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर जाने की बात नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जानवी अपना सिर उठाती है और रोने के कारण लाल पड़ चुकी अपनी आँखों से उसे देखती है और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, पक्का प्रॉमिस। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखे मुस्कुरा देता है तो जानवी झट से उससे लिपट जाती है और कहती है, आज के बाद अगर फिर से मुझे छोड़कर जाने की बात की ना तो देख लेना, आपको मार डालूंगी। साहित्य हल्के से हंस देता है और कहता है, अभी मारा तो है तुमने, वो भी कितने ज़ोर से। मुझे नहीं पता था कि नाजुक से दिखने वाली लड़की के हाथों में इतनी पावर होगी। जानवी उससे दूर होती है और साहित्य के लाल हो चुके गाल को देखते हुए कहती है, बहुत ज़ोर से मारा क्या मैंने? साहित्य हाँ में गर्दन हिला देता है और जानवी से नाराज़ होने का नाटक करने लगता है और वहीं जानवी को अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है और वो साहित्य के उसी गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, पर आप बातें भी तो ऐसी करते हो जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए। साहित्य उससे कहता है, अच्छा माना गलती मेरी थी, पर अपने होने वाले पति को ऐसे कौन मारता है? अगर अब तुम्हारा ये हाल है तो बाद में तो तुम मुझे मेरी गलती पर डंडे से मारोगी। जानवी मुंह बनाए उसे देखती है और कहती है, वो तो जब आप गलती करोगे ना तभी पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से मार पड़ती है। साहित्य उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, अच्छा ये बात है तो तुम मुझे कम आंक रही हो। जानवी कहती है, इसमें आंकना क्या है? जानवी के ऐसा कहते ही साहित्य झटके से आगे बढ़ता है और जानवी की गर्दन पर काट लेता है और उसके ऐसा करते ही जानवी के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है, पर जल्द ही वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपने सामने हंस रहे साहित्य को आंखें बड़ी किए देखने लग जाती है और कहती है, आप ना दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो, आपके ससुर जी भी यहाँ पर हैं।
साहित्य जानवी के पीछे बिस्तर की तरफ नज़र मारता है और तेज़ आवाज़ में कहता है, मेरे होने वाले ससुर जी, आपकी बेटी शर्मा रही है, मुझे खुद को किस। साहित्य के इतना कहते ही जानवी अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर देती है और उसे आंखें दिखाते हुए आगे कुछ भी बोलने को मना करती है। पर साहित्य था कि खुद को जल्दी से उससे छुड़ा लेता है और उसके दोनों हाथों को पकड़े उसके कान में कहता है, मिसेस होने वाली ओबरॉय, अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे कुछ ना बोलूं तो आपको उसके लिए मुझे कोई कीमत अदा करनी होगी। जानवी धीरे से कहती है, कैसी कीमत? साहित्य उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, क्या ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है मिसेस ओबरॉय? ये कहने के बाद साहित्य हल्के से उसके कान के पास चूम लेता है और जानवी अपनी जगह पर जैसे जम सी जाती है।